इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के मामले पर यह हुकूमत इस वक्त खासी संजीदा दिखाई दे रही है और इससे पहले सिर्फ ज़बानी कलामी दावतें दी जा रही थी। आज बाकायदा तौर पर एक ख़त प्राइम मिनिस्टर की जानिब से लिखा गया, शहबाज शरीफ के नाम वो ख़त है जो उन्हें मौसूल भी हुआ और नून लीग से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुशावरत के लिए कुछ नाम मांगे गए हैं ताकि उन लोगों से बात की जा सके और उनको कन्विंस किया जा सके, उन्हें समझाया जा सके कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। अब नून लीग में जो बातचीत चल रही है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन में बैठ कर ये मीटिंग हो और इलेक्शन कमीशन के लोग भी इसमें शामिल हों ताकि उनका मौक़िफ़ भी आ सके, जो उनकी रिजर्वेशन है वो भी सामने आ सकें। तो ऑन अब्बास साहब, प्राइम मिनिस्टर ने ख़त लिखा, बड़ी अच्छी इंटेंशन है, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं और अगर खुद शहबाज शरीफ साहब का ही नाम सामने आ जाता है तो प्राइम मिनिस्टर बैठकर शहबाज शरीफ साहब से डायलॉग करेंगे इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर। देखिए अरबाज साहब, ये दो अलग सेपरेट इश्यूज़ हैं। एक इशू तो ये है कि जो लेटर लिखा है, आपको जैसे पता हो केपी के और पंजाब से जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं उनका टाइम पूरा हो सकता है, जो टेन्योर होता है वो मुकम्मल हो चुका है और नई जो नॉमिनेशन है वो कानून के मुताबिक लीडर ऑफ द हाउस जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं, उन दोनों की मुशावरत से होगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी गवर्नमेंट की तरफ से 3 लोगों के नाम दिए हैं और अब वो एक्सपेक्ट करेंगे, दो लोगों के नाम हर जगह पे दिए हैं, वो एक्सपेक्ट करेंगे अपोजिशन जो है ना, शहबाज शरीफ साहब भी अपनी मुशावरत करके अगर तो उन नामों से एग्री करेंगे तो वो एग्री कर देंगे, ना तो वो अपने नाम देंगे। तो ये वो प्रोसेस है जो कि जमहूरियत की एन ज़रूरत है और वो टाइम पे मुकम्मल होना है। दूसरा इशू अपनी जगह पे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आप सिर्फ रीसेंट ट्रेंड में देख लें तो हमारी गवर्नमेंट इस वक्त रिविनिंग ट्रेंड में जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को देख लीजिए, कश्मीर का इलेक्शन देख लीजिए, सियालकोट का इलेक्शन देख। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं जिसके ऊपर किसी ने उंगली ना उठाई हो। हमारे इलेक्शन पे भी सबने कहा जी वो शायद वो आरटीएस का सिस्टम है, 2013 का इलेक्शन आरओएस का इलेक्शन था, इससे पहले भी हर वाले। तो हम ये चाहते थे कि ऐसा सिस्टम है जिस पर कोई एतराज़ ना कर सके और ये ऐसी कोई गलत डिमांड भी नहीं है, एक बड़ा लॉजिकल सिस्टम है। तो उसके लिए हमने कहा कि आप आए और अपनी वोटिंग मशीन, लेकिन इत्तेफाक ये है कि अनफॉर्चुनेटली कि हमारी अपोजिशन की जमातों ने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के एक एजेंडे के ऊपर इतनी ज़्यादा अना का मसला बना लिया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखना ही पसंद नहीं किया। और मैंने 12 अपने प्रोग्राम्स में जाके बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई इंटरनेट मशीन नहीं है, ये स्टैंड अलोन मशीन है जिसका काम है कि जैसे आप जाते हैं ना कि वोटर लिस्ट में से किसी शख्स का नाम वेरीफाई करना, तो वो नादरा के रिकॉर्ड में से वेरीफाई करेगी जी ऑन अब्बास जो है ना एलिजिबल वोटर है। उसके बाद आप जाके एक मशीन के ऊपर शेर के ऊपर तीर के ऊपर या अपना जाके बल्ले के ऊपर जाके निशान बटन दबा देंगे, जैसे आप स्टैंप लगाते हैं उस पर बटन दबा देंगे तो उसमें से ट्रेसेबल बैलेट निकल आएगा। उस पर वो निशान होगा जो आपने लगाया और आपने एक पोलिंग वाले डब्बे में डाल देना है और उसमें बटन दबा के उसकी काउंटिंग शुरू करें। वो एक कैलकुलेटर है जिसने काउंटिंग करके विद इन 5 मिनट्स आपको रिजल्ट दे देना है। ये चले अर्बन एरियाज में तो शायद इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से लोग कर सकें, लेकिन ये रूरल एरियाज में एक्सपीरियंस कामयाब हो सकता है के लिए कि दुनिया में कम से कम 22 ऐसे ममालिक हैं जो पूरे या मशरूत तौर पे इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जिसमें अपना फिलीपींस शामिल है, नमीबिया शामिल है, ब्राज़ील है, बेल्जियम है, लिथुआनिया है। तो वो ये शामिल कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया कि हमारी अपोजिशन आखिर इस मसले को इतना अना का मसला क्यों बना चुकी है। सो मेरे ख्याल में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इशू है जिस पे ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, क्योंकि इनको अंदाज़ा है कि अगर वो 80-85 लाख पाकिस्तानी ने अपना वोट हक राय इस्तेमाल कर दिया इन रिफॉर्म के सिलसिले में, तो उसका 50% भी अगर पीटीआई को पड़ गया तो वो 50 लाख वोट कैन डू अ लॉट ऑफ वंडर्स इन 2023 के इलेक्शन में। तो ये उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपनी जगह पे मौजूद हैं, जिसको मैं शायद दूर ना कर सकूं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चले, लेकिन हुकूमत ने दावों से बढ़कर अमली तौर पर इस सिलसिले में कदम तो उठाया। उनसे वापस में आता हूं आपकी तरफ, मौका दीजिएगा जरा। अब्दुल कयूम साहब, इससे पहले ज़ाहिर है हुकूमत सिर्फ जो भी दावतें दे रही थी वो सिर्फ ज़बानी दावतें थी, इंटेंशन नजर आ रही थी, लेकिन अमली तौर पर कुछ हो नहीं रहा था। अब तो बाकायदा तौर पर ख़त लिख दिया गया, शहबाज शरीफ साहब तक वो ख़त पहुंच भी गया है, थोड़ी कुछ टाइम में नून लीग की तरफ से नाम भी सामने आ जाएंगे मुशावरत के लिए। तो अब ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस मामले को लेकर सीरियस हैं। अब लग रहा है आपको ये मामला किसी एक ये ऊँट किसी करवट बैठ जाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं जो ख़त लिखा है वो उस लिहाज से, देखें प्राइम मिनिस्टर तो हाथ भी नहीं मिलाना चाहते लीडर ऑफ द अपोजिशन से, कहते हैं हम इनको ये इज़्ज़त नहीं देना चाहते, हालांकि वो इलेक्टेड लीडर ऑफ द अपोजिशन है। अभी जो ओन साहब ठीक कह रहे हैं कि ये जो लेटर लिखा है ये तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का है ना, 2 मेंबर की ख़त्म हुआ है। इसके ऊपर मैंने जब मैं सेनेट में था तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस आर्टिकल 213 और 215 में मूव की थी कि ये इनके खाली होने से पहले ये हो। लेकिन अगर 3 नाम उन्होंने दिए हैं
और 3 लीडर ऑफ द अपोजिशन देता है और दोनों एग्री नहीं करते, तो फिर ये उधर जाते हैं पार्लियामेंट में, वहाँ 12 मेंबर हैं, 12 अपोजिशन के हैं, 12 गवर्नमेंट, अगर वो भी नहीं कहते तो फिर डेड लॉक होता है। तो मैंने ये सजेस्ट किया था कि फिर स्पीकर और चेयरमैन बैठें और उनमें साथ लीडर ऑफ द अपोजिशंस को भी बिठा लें और बैठ के फैसला करें ताकि इसका मसले का हल हो। तो ये तो उस कॉन्टेक्स्ट में है। जहाँ तक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये ठीक बात है कि दुनिया में 20-22 मुल्क कर रहे हैं, लेकिन 180 या 200 मुल्क नहीं भी कर रहे। ये कोई बैटल विनिंग फैक्टर नहीं है, ये कोई वॉर विनिंग चीज़ नहीं है। आपके और इतने सीरियस मसाइल हैं, आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है कलेक्टिवली बैठ के, लेकिन आप पार्लियामेंट को अहमियत दें, अपोजिशन को इज्जत दें, उनको कोई मकाम दें और बैठ के आप बात करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अब्दुल कयूम साहब। सेनेटर ओन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और बिलाखिर हुकूमत और अपोजिशन अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर अमली तौर पर आगे बढ़ रही हैं और चीज़ें शायद आने वाले दिनों में बेहतर हों। लेकिन PDM के जलसे का जिक्र प्रोग्राम के आगाज़ में हमने किया था और वो कराची में हुआ। अब ये PDM ने पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने की कोशिश की थी और ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त 2-3 रोज़ से सिंध में मसरूफ़ हैं, अंदरून सिंध मुख्तलिफ शहरों में वो जा रहे हैं और खिताबात कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि दोनों इस वक्त जो अपोजिशन के धड़े हैं, पीपल्स पार्टी अलग और PDM अलग, कि अगले इलेक्शंस की तैयारी में मसरूफ़ हैं और अब इस हुकूमत को जो गिराने का फैक्टर है वो बिल्कुल माइनस हो चुका। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी इस बारे में कुछ गुफ्तगू करते हैं। कादिर साहब, ये बिलावल साहब क्यों सिंध के इस वक्त दौरे कर रहे हैं, रैलियों से वो खिताब कर रहे हैं, बड़ी तादाद में वहाँ लोग भी जमा हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी कर रही है क्या? आपका क्या मशवरा है, क्या करें? आराम से बैठ जाए। इतनी लाकानूनियत, इतनी महंगाई, इतनी अफरा तफरी, डू मोर नो मोर, एब्सोल्युटली। अब तो अमेरिकन हमारे होटलों में ठहरने लगे, अब तो हमारे शहरों में ठहरने लगे। हवाई अड्डे की बात हो रही, किसी ने पूछा ही नहीं हवाई अड्डे में दे दूँ, उसने कहा हम नहीं देंगे, एब्सोल्युटली। अब जाके अमेरिकन हमारी गली कूचों में आना शुरू हो गए। तो बात ये होता है ना, ऐसी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो साहब खामोश कैसे बैठ सकते हैं? ऐसी सूरत हाल में जहां नून लीग ने मुक्का कर दिए, पंजाब में PTI की हुकूमत के साथ सेनेट की सीटें आपस में बांट दी है और अदम एतमाद के ऊपर वो एग्री नहीं हो रहा है, तो पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रह सकती है। तो पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करती रहेगी और पूरा पाकिस्तान में बिलावल साहब जा रहा है, कोई सिर्फ सिंध में थोड़ी जा रहा है। देखिए, पिछले साल, ये पिछले 2-3 दिनों में जो सिंध में गए हैं, सिंध में कल तो सेफ डे था, जुमे को भी सेफ डे होता है, कारोबार बंद होते हैं, स्कूल्स बंद होते हैं, लोगों के निकलने पर बगैर काम के पाबंदी होती है और बिलावल साहब यहाँ सैकड़ों हज़ारों लोगों का मजमा लगा रहे हैं। तो वो उस वक्त कोरोना की SOPs वगैरह कहीं कोई ख्याल नहीं है आवाम का। देखिए, मैं ये हवाला दे के अपनी जान नहीं छुड़ाऊँगा कि अभी 2-3 दिन पहले जो वो 3 साल की कठपुतली हुकूमत अपनी जश्न मना रही थी, अपनी कारनामे क्या अपनी बदा हवासी की, तो आपको पता है कि जहाँ बिलावल भुट्टो साहब जाते हैं वहाँ नहीं भी लोग होते हैं। तो अभी आपने 2 दिन पहले देखा, मैं तो खुद हैरान हो गया कि जब ठठा के दौरे पे बिलावल साहब चले गए और वो पब्लिक में वो जो तस्वीर आ गई है, मैं तो खुद हैरान रह गया। बल्कि याद आ गई कि ये बीबी शहीद भी जब वो निकलती थी अपनी जलसे जुलूस में या कहीं विजिट पे या कहीं उसमें, तो हज़ारों लोग रोडों पे निकल आती है। तो वो मंज़र ऐसा नहीं थे कि प्री प्लान था। गारों का अगर इस रोड से स्टील मिल से आगे जो रोड है तो वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग रोड पे निकले। वो रोड का मंजर है, कोई जलसा नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई वो खिताब नहीं। आज भी अगर सकर का आप देख ले, जहाँ बिलावल भुट्टो साहब को खिताब करना पड़ा गाड़ी से, तो वो रोड पे अब जारी पे थे, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग रोड पे आ जाते हैं और फिर एक लिहाज से गाड़ी का घेराव कर लेते हैं कि भाई हमें अपने चेयरमैन को सुनना है। तो यकीनन फिर वो माइक का सिस्टम भी पार्टी के पास होता है, तो उस वक्त उनने खिताब भी किया है। तो ऐसी सूरत हाल प्री प्लान ही होता है, ये अचानक होता है। और इसमें मेरे ख्याल में एक अवामी लीडर का एक वो है, आपने देखी है कि वज़ीर आला सिंध ने जिस तरह खुली कचहरी परसों की है गुलशन मेमार में, आपके TV चैनल ने भी देखा होगा, और उसके बाद जो लोगों से खुल के उन्हें सवाल जवाब किए, लोगों ने शिकायतें की है, बहुत कुछ बोला, लोगों के खिलाफ बोला। लेकिन आप देख रहे हैं वो खुली कचहरी तो प्री प्लान थी, ज़ाहिर पहले प्लान की, लोगों को दावतनामा दिया गया, जब भी लोग आए वहाँ भी ज़ाहिर कोरोना SOPs मुतासिर हुई। कल बिलावल साहब स्टेज पर खड़े होकर खिताब कर रहे थे, वहाँ भी कोरोना SOPs मुतासिर हो रही थी, वो भी प्री प्लान था, वो कोई हादसाती जलसा तो नहीं। देखिए, वो बिलावल साहब का तो प्री प्लान नहीं था, वो तो मैंने आपको वजाहत कर दी। जहाँ रोड पे निकलते हैं तो वो जो आसपास, यानी यहाँ से अगर आप ठठा जा रहे हो, बिलावल साहब जा रहे थे, तो आसपास जो छोटे शहर है वो सारे लोग रोड पे निकल आए। तो प्री प्लान कैसे हो सकता है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।